बहुत बहुत साल पहले, इससे बहुत पहले के दरियाए क्लाइड के किनारे आबाद हेलेंसबर्ग वो अहम मकाम बनता जो आज है, जब ये हकीकत में सिर्फ मछेरों का एक कदीम और पसमानदा गांव था जिसके बाशिंदे अपने दरवाज़ों से बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कम जानते थे। वहाँ एक ईमानदार नौजवान मछेरा रहता था जिसका नाम रॉबर्ट रेनी था। वो अपनी सारी जिंदगी मछेरा रहा था, जैसे इससे पहले उसका बाप और दादा थे, और इस इलाके में उससे ज्यादा निडर मल्लाह कोई न था। वो एक मोहिमजू तबीयत का मालिक भी था और उसने तन्हा और वीरान लॉक लॉन्ग, लॉक गोयल, गैर लॉक और होली लॉक की खाक छान रखी थी, जो जैसा कि दरियाए क्लाइड के सभी मुसाफिर जानते हैं दरिया से शिमाल की तरफ जाते हैं, सिवाय होली लॉक के जो मगरिब की तरफ मुड़ता है और वापस पहाड़ों में चला जाता है। इन दिनों ये इलाके वहशी और पुरअसरार थे, क्योंकि अभी लोहे के घोड़े ने यानी रेलगाड़ी ने पहाड़ों और बियाबानों के सन्नाटे को नहीं तोड़ा था, जहां शाहाना उकाब की हुक्मरानी थी और लोमड़ी सुकून से अपने बच्चों की परवरिश करती थी। दरहकीकत ये सारा मंजर इतना हैरानकुन और वहशी था कि किसी परियों के ख्वाब का हिस्सा मालूम होता था। और वाकई ऐसी मखलूक़ात के बारे में अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाई जाती थीं जो इंसानी कालिब से मावरा थीं और इन पहाड़ी कलों में घूमती फिरती थीं। रॉबर्ट रेनी ने अपनी आवारागर्दी में अक्सर इन मखलूक़ात में से कुछ को देखा था, और रात को जब वो घास फूस की झोंपड़ियों में अलाव के गिर्द बैठते और हवा छतों से टकराकर खौफनाक आवाज़ें निकालती, तो वो अपने सहमे हुए साथियों को ऐसी खौफनाक और पुरअसरार कहानियाँ सुनाता कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती और मुंह खुले के खुले रह जाते, यहाँ तक कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते और रगों में खून जम जाता। सादा लोग देहाती दरहकीकत ये कहते थे कि खुद रॉबर्ट रेनी के बारे में कुछ पुरअसरार बात है, और ये आम यकीन था कि उसने इन बदरूहों के साथ कोई नापाक मुआहिदा कर रखा है जो झीलों और तारीक घाटियों में बसेरा करती हैं। एक बात यकीनी है कि वो काली से काली रात में अकेला निकल खड़ा होता और अपनी किश्ती के साथ किसी न किसी झील में घुस जाता, और जब दिन निकलता तो वो अपनी किश्ती मछलियों से लदी हुई वापस लाता। अब क्या ये यकीनी नहीं है कि ऐसा करने के लिए उसे गैब से मदद मिली होगी? कम से कम ये वो बात है जो सादा देहाती सोचते और कहते भी थे। फिर वो अक्सर हैरान कुन और वहशी लॉक लॉन्ग का सफ़र करता और कभी-कभी 2 या 3 दिन तक गायब रहता। जब उससे पूछा जाता कि वो ऐसी बेमुरव्वत और वीरान जगह पर अपनी गैर मौजूदगी के दौरान पनाह कैसे लेता है, तो वो जवाब देता कि वो कैरिक कासल के खंडरात में रहता है। ये सुनकर सुनने वालों का कांपना बजा था, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले किसी शख्स में इतनी जुर्रत ना थी कि वो इस बात को शक करे कि कैरिक कासल भूत प्रेतों और बदरूहों का मस्कन है। लॉक लॉन्ग तकरीबन 18 मील तक चलती है, शिमाल और मशरिक की तरफ बढ़ती है, लेकिन आधे रास्ते पर इसके साथ लॉक गोयल मिल जाती है जो मगरिब की तरफ मुड़ती है, और कैरिक कासल एक ऊंची चट्टान से इस तारीक झील पर गजबनाक नज़र डालता है, और इसने खूनरेजी के कई सनसनीखेज मनाजिर देखे हैं। लॉक गोयल समंदर का महज एक तंग बाजू है जो अपने चौड़े तरीन मकाम पर भी 1 मील से ज्यादा नहीं, जबकि उसके पथरीले किनारे कई दरारों से फटे हुए हैं और कुछ मकामात पर इतने खड़े हैं कि उन तक पहुंचना नामुमकिन है, और वो चोटियां जो ऊपर उठती हैं अपने बुलंद तरीन मकामात पर 2000 से 2500 फुट तक पहुंचती हैं। पानी की इस चट्टानी पट्टी के मसत में वो कासल खड़ा है जो किसी कदीम ज़माने में बेपनाह ताकत की जगह रहा होगा, और हकीकत में 1685 तक ऐसा ही था, जब पहाड़ी वहशियों के एक गिरोह ने, जिन्हें मार्किस ऑफ आर्गाइल के ज़ाती दुश्मनों ने उकसाया था, पहाड़ों से नीचे यलगार की जब वो जगह गैर महफूज थी, और आग और भारी टुकड़ों से उसे एक स्याह खंडर में तब्दील कर दिया, ताकि आर्गाइल्स के हवाले से कहा जा सके, उनका पुराना कैरिक कासल दीवारों तक छिल गया है और बिना गोश्त के ढांचे उसके कभी के शाहाना हॉलों में हंसते हैं। वक्त ने इस खंडर के साथ नरमी बरती, उसकी स्याह दीवारों को आईवी की बेलों और काई से ढक लिया, लेकिन कव्वे और रात के उल्लू ने उसे अपना मस्कन बना लिया, और अजीबो-गरीब रूहें वहां राजती थीं। फिर भी रॉबर्ट रेनी इस जगह जाने और एक वक्त में 2 या 3 दिन गुजारने का आदी था, और सरगोशियों में कहा जाता था कि इसी भूत बंगले में उसने वो खौफनाक मुआहिदा किया था जिसकी बदौलत वो अपनी किश्ती मछलियों से भर सकता था जब दूसरे मछेरे समंदर में जाने से डरते थे। इस इस्तिगाक के बदले उसे क्या देने का मुआहिदा किया गया था, ये बयान नहीं किया गया। रॉबर्ट रेनी को खाते पीते घराने का समझा जाता था और वो अपनी बेवा माँ और एक माजूर भाई का वाहिद सहारा था।
उसने एक साफ सुथरा कॉटेज बनाया था जो दरिया के रुख पर था और पूरे गांव में सबसे बेहतरीन घर था। वो एक शानदार तवाना नौजवान था और बदसूरत नहीं था, हालांकि उसकी फौलादी सुरमई आंखों में ऐसा अजीब तासुर था कि कुछ लोग उसे बुरी नज़र वाला समझकर उससे कतराते थे। इस साख के बावजूद जो उसने हासिल कर ली थी, गांव में बहुत सी लड़कियां थीं जो अगर वो ज़रा भी हौसला बढ़ाता तो फौरन उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो तमाम ख़वातीन की सोहबत से गुरेज करता दिखाई देता था। हालांकि गांव में ऐसे लोग मौजूद थे जो पूरी संजीदगी से कसम खाने को तैयार थे कि उन्होंने उसे शाम के धुंधलेकों में अपनी किश्ती में बैठा हुआ देखा है। और उसके साथ एक इंतहाई खूबसूरत औरत थी जो मुकम्मल सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और जिसे रिवर की सफ़ेद चढ़विन कहा जाता था। वो एक रोशन हुस्न की मखलूक थी, कव्वे के पर जैसे काले बाल और बेसमान माचे में ढले हुए जिस्म के साथ, जबकि उसकी आंखें चमकते हुए सोने की तरह रोशन थीं और इतनी धीमी और शीरीन आवाज़ के साथ कि वो मर्दों को अपने कदमों में गिरा सकती थी जब तक कि वो अपनी नज़रें आसमान की तरफ ना कर लें और दुआ न करें। इस हसीन बला का गाना सुनना मोहलिक था, जैसा कि वो अक्सर गाती थी जब शाम का अंधेरा पहाड़ों को जामनी सायों में लपेट लेता या जब जर्द चांद दरिया पर चांदी का रास्ता बनाता। अक्सर ऐसे वक्त में इस हैरानकुन मखलूक को पहाड़ के पहलू से धुंध के बादल की तरह दरिया में तैरता हुआ देखा जाता, लेकिन जो लोग उसे देखते वो फौरन अपनी नज़रें फेर लेते और जल्दी से दूर भाग जाते, माबादा वो अपनी बांसुरी जैसी आवाज़ से उन्हें तबाही की तरफ खींच ले। और फिर भी यद्यपि ये मालूम था कि रिवर की सफ़ेद जड़विन मर्दों को अपने पीछे लगाती है ताकि उन्हें तन्हा झीलों की नीली गहराइयों में डुबो दे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी संजीदगी से दावा किया कि उन्होंने उसे रॉबर्ट रेनी के साथ अपनी किश्ती में देखा है। इसलिए कोई ताज्जुब नहीं कि गांव के बहुत से लोग उसे एक मनहूस शख्स के तौर पर देखने लगे जिसकी नज़र में खोट थी। मिजाज में वो कुछ उखड़ था और तन्हाई पसंद मालूम होता था, लेकिन इन इस्तिस्नात के अलावा कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता था। वो अपनी माँ और माजूर भाई के साथ मेहरबान था और उनका मानना था कि वो मीलों दूर तक सबसे होशियार लड़का है और कि किसी दिन वो एक बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन अगर बूढ़े लोग और मर्द उसे शक की निगाह से देखते थे तो बहुत सी नौजवान खवातीन उसके गुजरते वक्त एक खामोश आह भरती थीं। हालांकि एक के सिवा वो सबसे बिल्कुल बेनियाज था, लेकिन ये एक लड़की हेलेंसबर्ग में नहीं रहती थी। वो ग्रीनॉक के एक अमीर ताजिर की बेटी थी। हफ्ते में 2 या 3 रातें रॉबर्ट अपनी कश्ती में दरिया पार करके हेलेंसबर्ग से ग्रीनॉक जाता और खुफिया तौर पर उस नौजवान खातून से मिलता जिससे ऐसा लगता था कि वो उसकी मोहब्बत को पसंद करती है। उसका नाम फ्लोरेंस था और वो ग्रीनॉक की सबसे हसीन दोशीज़ा होने की शोहरत रखती थी। ये कहना मुश्किल है कि वो पहली बार कब मिले या उनकी शनासाई कैसे बढ़ी। हकीकत ये है कि वो अपने बाप और भाई से बिल्कुल अनजान उससे मिलने और उसे मोहब्बत की बातें करने की इजाज़त देने की आदी थी। शायद उसने अपनी बुरी नज़र से उसे मसहूर कर लिया था और वो उससे कोई हकीकी मोहब्बत नहीं करती थी। बहरहाल एक रात जब उसने दरिया पार किया और मामूल की जगह पर उतरा जहाँ वो उसे अपना मुंतज़िर पाने का आदी था, तो फ्लोरेंस की बजाय वहाँ 2 मर्द थे। उन्होंने फौरन खुद को फ्लोरेंस का बाप और भाई जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उसने एतराफ़ कर लिया है कि वो उसके साथ चोरी छुपे मुलाकातें करती रही है और इस तरह उसने अपने ख़ानदान को रुस्वा किया है। अब वो उसे खबरदार करने आए हैं कि वो दोबारा कभी न लौटे। उन्होंने कहा कि फ्लोरेंस उस जैसे लोगों के लिए नहीं है और उन्होंने फैसला कर लिया है कि अगर वो दोबारा आया तो वो उसे जान से मार देंगे। फ़ख्र से अपना सर बुलंद करते हुए रॉबर्ट ने अपनी आवाज़ में हकारत और आंखों में गुस्से की आग लिए उन्हें बताया कि वो बार बार आएगा जब तक कि वो लड़की के अपने होठों से न सुन ले कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती। इस मगरूर और सरकश जवाब ने बाप और बेटे को गज़बनाक कर दिया और चूंकि दोनों के पास मजबूत लाठियां थीं, वो अचानक उस पर टूट पड़े और उसे तब तक पीटते रहे जब तक कि वो बेहोश होकर ज़मीन पर न गिर गया। ये सोचकर कि वो मर चुका है और अब इस डर से कि कहीं जुर्म पकड़ा न जाए, उन्होंने उसका जिस्म उठाया और उसे पानी के बिल्कुल किनारे तक ले गए ताकि जब लहरें उठें और वापस जाएं तो वो उसकी लाश को समुंदर में बहा ले जाएं। फिर उन्होंने उसकी कश्ती को खुला छोड़कर बहा दिया, ये जानते हुए कि अगर ये मिली, जैसा कि मिलना तकरीबन यकीनी था, तो ये तासुर पैदा होगा कि वो गिरकर डूब गया है। ये करने के बाद वो चले गए, ये यकीन रखते हुए कि उन्होंने हमेशा के लिए इस मुसीबत ज़दा आशिक से जान छुड़ा ली है।
चंद मिनट बाद चांद सियाह बादलों के घने तोदे के पीछे से निकला और पानी को चांदी की चमक से रोशन कर दिया। और फौरन ही वो चीज़ जो धुंध के बादल जैसी लग रही थी लेकिन जिसमें एक औरत की मुबहम मुशाहबत थी, चांदी की रोशनी के रास्ते पर खूबसूरती से तैरती हुई आई। और जैसे जैसे वो साहिल के करीब आई, वो द वाइट विच ऑफ द रिवर की मुकम्मल शक्ल और सूरत में ढल गई। सच में वो इंतहाई हीराकुन हुस्न की मालिक थी, एक ऐसा हुस्न जो इस दुनिया का नहीं लगता था। उसकी आंखें ठिठुरती रात में सितारों की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा अपने तमाम खदोखार में बेऐब संगे मरमर के मुजस्समे की तरह सफ़ेद और सर्द था, और चेहरे की ये मौत जैसी सफ़ेदी उसके नीले सियाह बालों से मज़ीद नुमाया हो रही थी, जो एक बड़े पर्दे की तरह उसकी कमर से नीचे पाँव तक लटक रहे थे। बेदाग सफ़ेद लिबास जो ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जालों या धुंध से बना हो, इंतहाई नफीस अंदाज में उसके जिस्म से लिपटा हुआ था, जबकि उसकी कमर के गिर्द जवाहरात की एक पेटी थी जो हज़ारों जलते हुए नुक्तों में फूट पड़ती थी जैसे ही चांद की रोशनी उस पर पड़ती। अपने सफ़ेद बाजू के एक इशारे से उसने बहती हुई कश्ती को रोका और फिर एक और इशारे से उसे साहिल की तरफ खींच लिया, और जब उसका पेंदा कंकड़ियों से टकराया तो वो थोड़ा सा झुकी और बेहोश रॉबर्ट को ऐसे उठा लिया जैसे वो महज एक पर हो। आहिस्तगी से उसने उसकी कश्ती में रखा और फिर किसी गैबी ताकत से बादबान ऊपर उठ गया। ये होने के बाद सफ़ेद जादूगरनी गायब हो गई, लेकिन एक अजीब गुलाबी रोशन धुंध का बादल उसकी कश्ती को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया, जो तेज़ हवा के आगे आगे दौड़ने लगी, हालांकि धुंध का बादल उसके साथ साथ चल रहा था। कश्ती गैर मामूली रफ्तार के साथ चलती रही, पहले दरिया के निचले तरफ जब तक कि ये होली लॉक के दहाने तक ना पहुंच गई। फिर इसी गैबी ताकत ने जिसने अब तक उसकी रहनुमाई की थी, उसका रुख तकरीबन उत्तर की तरफ मोड़ दिया और रोशन बादल के अभी तक उसे घेरे हुए ये लॉख लॉन्ग के ऊपर की तरफ भागी, जहां लॉख गॉयल उससे मिलती है और मगरिब की तरफ जाती है। लॉख गॉयल के ऊपर गई यहाँ तक कि ये झील के सिरे पर जाकर रुक गई, तब वो रोशन बादल गायब हो गया। रफ्ता रफ्ता पहाड़ आने वाली सुबह की मोती जैसी रोशनी में साफ और वाज़ेह नजर आने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो जामुनी रंग जो पहाड़ और पानी पर छाया हुआ था सोने में तब्दील हो गया, यहाँ तक कि आखिरकार वो अजीबो गरीब मंजर उभरते हुए सूरज की शानदार आग से तमतमा उठा, जिसकी किरणों ने रॉबर्ट रेनी में जैसे नई जान डाल दी। चुनाचे वो अपनी कश्ती में उठ बैठा और हैरत से अपने इर्द गिर्द देखने लगा। कुछ देर तक वो मबहूत नजर आया और उसने बार बार अपनी आंखों पर हाथ फेरा, गोया वो अपनी जहनी बसीरत को धुंधलाहट से पाक करने की कोशिश कर रहा था। वो बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे ही उसे गुज़िश्ता रात के वाक़यात याद आने लगे, नहीं, ये ख्वाब नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी कनपटी पर एक भयानक जख्म था जहां उसे ज़र्ब लगाई गई थी और उसके जिस्म की तकरीबन हर हड्डी दुख रही थी। लेकिन ये कैसे हुआ कि वो वहां पहुंच गया जहां उसने खुद को पाया? ये जगह ग्रीनॉक से बहुत दूर थी और उसे फ्लोरेंस के वालिद और भाई के हमले के बाद का ज़रा सा भी होश नहीं था। उसके बाद का सारा मामला उसके लिए गहरे इसरार के पर्दों में लिपटा हुआ था। लेकिन जब उसे याद आया कि उसके साथ किस कदर शर्मनाक सलूक किया गया है, तो वो गज़बनाक हो गया और साहिल पर कदम रखते ही वो किसी पागल की तरह उस तारीक घाटी में भटकने लगा जो लॉख गॉयल के सिरे से शुरू होती है और मगरिब की तरफ लॉख फाइन तक जाती है। इस अजीब और वीरान घाटी के नीचे स्टिक्स बहती है और जंगली नाहमवार पहाड़ बंजर और वीरान दोनों तरफ इतने ऊंचे उठते हैं कि घाटी को तकरीबन मुसलसल तारीकी में डुबो देते हैं, जबकि खामोशी को तोड़ने वाली वाहिद आवाज़ कौवों की करख्त पुकार है। ये रॉबर्ट के लिए अपने गुस्से का इजहार करने के लिए एक मौजू मकाम मालूम होता है, और जबकि धुंध और बारिश के बुखारात चट्टानों और ठोस जमीन से साए और हैवले पुकारते हैं, वहां उसने कसम खाई कि वो फ्लोरेंस को हासिल करके रहेगा और अपने ऊपर होने वाली ज्यादती का बदला लेगा। इंतकाम का जज्बा। 3 दिन तक वो उस पुरअसरार तन्हाई में रहा, क्योंकि वो अपने जख्मों और ज्यादती के निशानों के साथ अपने लोगों में वापस नहीं जाना चाहता था। वो जड़ी बूटियों और बेरों पर किसी तरह जिंदा रहा और रात को किसी उभरी हुई चट्टान के नीचे पनाह लेता। तारीख घड़ियों के दौरान उसने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी और अजीबोगरीब मंजार देखे, क्योंकि ये घाटी बेगोश मखलूकात का मस्कन थी। नीली रोशनियां इधर उधर मंडलाती थीं और हर थोड़ी देर बाद स्याही में से ऐसे धुंधले ह्योले बरामद होते जो इंसानों से कुछ मुशाबहत रखते थे। ये शक्लें अजीबोगरीब रक्स में मशगूल मालूम होती थीं, जंजीरें बनाती हुईं, एक दूसरे का रास्ता काटती हुईं, झुकती और पीछे हटती, और फिर अचानक उसी तारीकी में गायब हो जाती जहां से वो आई थीं। और वहां आहें और सिसकियां थीं और ऐसी भयानक चीखें थीं जो चौंका देने वाली तेजी के साथ गूंजती थीं।
सारी रात ये खौफनाक मंजार और आवाज़ें जारी रहती, लेकिन सुबह की पहली किरण फूटते ही वो बेगोश्त मखलूकात गायब हो जाती और तब सुनाई देने वाली वाहिद आवाज़ें स्टिक्स की भारी सरगोशी और कौवों की मनहूस काएं काएं होती। आखिरकार रॉबर्ट रेनी इतना संभल गया कि उसने उस आसेबज़दा जगह को छोड़ दिया और झील में कश्ती चलाते हुए अपने लोगों में वापस लौट आया। उससे बहुत से सवालात पूछे गए और उसके बदले हुए हुलिये पर बहुत हैरत का इजहार किया गया, क्योंकि उसका चेहरा परेशान और थका हुआ लग रहा था और वो ज़्यादा संजीदा और बदमिजाज हो चुका था। सवालात का उसने कोई जवाब न दिया। लोगों की हैरत से वो बिल्कुल लापरवाह रहा। बेहिसी और उदासी। हफ्तों तक वो अपनी तौहीन पर करता रहा, जबकि उसके चेहरे पर छाई हुई उदासी ने लोगों को उससे दूर कर दिया और लोग डर के मारे उससे कतराकर निकलने लगे। शायद ही कोई रात ऐसी गुजरती, चाहे मौसम कैसा ही क्यों ना होता, कि वो अपनी कश्ती लेकर बाहर न जाता और उसके पड़ोसी एक दूसरे से सरगोशियां करते और कसम खाते हुए कांप उठते कि जब वो पतवार थामे बैठा होता है तो अक्सर नदी की सफ़ेद चुड़ैल उसके पहलू में बैठी होती है। राज जो भी था, रॉबर्ट ने उसे अपने तक ही महदूद रखा। उसके होंठों पर खामोशी की मोहर लगी हुई थी, लेकिन ये बात कि वो अब भी फ्लोरेंस के बारे में सोचता था एक दिन साबित हो गई, जब गांव की एक बूढ़ी औरत किसी काम से ग्रीनॉक जा रही थी। उसने उसे एक तरफ ले जाकर और उसके हाथ में एक सोने का सिक्का रखकर उसे लड़की को खुफिया तौर पर एक पैगाम पहुंचाने की हिदायत दी। पैगाम एक दुआ और एक धमकी की शक्ल में था। उसने मिन्नत की कि वो अलविदाई मुलाकात के लिए आखिरी बार पुरानी मुकर्ररा जगह पर मिले, ताकि वो उसे हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह सके, और उसे बताया गया कि अगर वो ना आई तो उस पर और उसके घर वालों पर एक खौफनाक आफत टूट पड़ेगी। अपनी अमानत के साथ वफादारी करते हुए बूढ़ी औरत ने पैगाम पहुंचा दिया और फ्लोरेंस वाज़ेह तौर पर उससे मुतस्सिर हुई, क्योंकि गहरी सोच विचार के बाद उसने पैगाम्बर से कहा कि वो वादा निभाएगी। खौफ और मजबूरी। 2 रात बाद रॉबर्ट दरिया पार करके ग्रीनॉक पहुंचा। ये एक अजीब रात थी, पुरअसरार और तारीख। बड़े बड़े कटे फटे स्याह बादलों ने आसमान को घेर रखा था और उन शिगाफों के दरमियान से कभी कभी चांदनी छलक पड़ती, जिससे देव हैकल और अजीबोगरीब साए वजूद में आते जो दरिया और मंजर पर मंडलाते फिरते थे। समुद्र की तरफ से हवा सर्दी के साथ चल रही थी और वो किसी दर्द में मुब्तला वजूद की तरह कराफ रही थी। अक्टूबर का महीना था। खुश्क पत्ते दरख्तों से झड़ रहे थे और दरख्त खुद उस बेरहम आंधी में कांप रहे थे और सिसकियां भर रहे थे। रॉबर्ट के साहिल पर उतरने के 15 मिनट बाद फ्लोरेंस नमूदार हुई। वो एक बड़े लिबादे में लिपटी हुई थी और घबराई हुई और परेशान लग रही थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने ऐसी सख्त जुबान में पूछा जो उन मोहब्बत भरे लहजों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जो वो उससे सुनने का आदी था, कि वो चौंक कर पीछे हटा और पुकार उठा, यकीनन ये मेरी फ्लोरेंस नहीं है। नहीं, तुम्हारी नहीं। हालांकि मैंने एक बार सोचा था कि मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन मैंने अपनी गलती देख ली है। तुमने मुझे सहरज़दा कर दिया था। मैंने अपने जज्बात को मोहब्बत समझा था। मैं यकीनन दीवानी थी, लेकिन अब मैं दीवानी नहीं हूँ। हम जुदा होते हैं और हमेशा जुदा होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी ख्वाहिश के एहतराम में आई हूँ और उसके खातिर जो हम एक दूसरे के लिए रहे हैं, अलविदा कहने आई हूँ। मेरा यहाँ आना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि मैं ये सोचकर कांप उठती हूँ कि अगर मेरे वालिद और भाई को मेरी गैर मौजूदगी का इल्म हो गया तो उसके क्या नताइज होंगे। लिहाजा तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो और मुझे जाने दो। उसने उदास खामोशी में उसकी बात सुनी। जब वो बोल चुकी तो उसने ऐसी आवाज़ में पूछा जो खोखली और टूटी हुई लग रही थी, क्या मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत बिल्कुल मर चुकी है? मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं हुई, उसने जवाब दिया। मैंने उस वक्त सोचा था कि ये मोहब्बत है, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मैं गलती पर हूँ। तब तुमने मुझसे बेवफाई की है, वो जज्बाती शिद्दत से चिल्लाया। तुमने मुझे ये यकीन के धोखे में रखा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, सिर्फ इसलिए कि अब मुझे बेरहमी से ठुकरा दो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम जुदा नहीं होंगे। तुम मेरी बनोगी, चाहे हमें मौत ही क्यों न जोड़े। खौफ की एक लहर के साथ वो उससे पीछे हटी और उसी लम्हे तेजी से करीब आते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। शायद किसी छठी हिस्स ने उसे बताया कि उसके वालिद और भाई उसे ढूंढने आ रहे हैं। वो मुड़ी जैसे वो आगे बढ़कर उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन उसी लम्हे रॉबर्ट रेनी ने उसे अपने ताकतवर बाजुओं में जकड़ लिया और जैसे ही उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, उसने एक तेज़ और दिल खराश चीख मारी जो पहाड़ों में गूंजती रही, यहाँ तक कि रात की हवा में एक दर्दनाक बैन की तरह मद्धम पड़ गई। वो उसे पथरीले साहिल से घसीटकर अपनी कश्ती तक ले गया, उसे उसमें डाला और खुद धकेलकर सवार हो गया और बार खोल दिया, ऐन उस वक्त जब बाप और बेटा नजर आए। फ्लोरेंस ने उन्हें बचाने के लिए दीवानावर फरियाद की और वो तकरीबन अपने होशो हवास खोए साहिल के साथ भागे, यहाँ तक कि उन्हें खूंटे से बंधी एक मछलेरे की कश्ती नजर आई।
सर्दी और भीगने की परवाह किए बगैर वो तैरकर उस तक पहुंचे और बादबान खोलकर ताक्कुब शुरू कर दिया। लेकिन रेनी की कश्ती काफी आगे निकल चुकी थी और अब वो अजीबोगरीब चमकदार बादल उसे दोबारा अपनी लपेट में लेता नजर आ रहा था। चांदनी टूटे हुए टुकड़ों की सूरत में उस तारीक बारी पर गिर रही थी जिसे नमकीन समुद्री हवा झागदार लहरों में बदल रही थी। खौफ ने फ्लोरेंस पर गलबा पा लिया था और वो कश्ती के पेंदे में बेहोश होकर गिर पड़ी थी। खौफनाक और खामोश, चांद की किरणों की तरह सफ़ेद चेहरे के साथ रॉबर्ट रेनी कश्ती के पिछले हिस्से में पतवार थामे बैठा था और सिर्फ आगे देख रहा था, पीछे मुड़कर कभी नहीं। ताक्कुब करने वाले और जिसका ताक्कुब किया जा रहा था, दोनों आगे बढ़ते रहे। ताक्कुब करने वाले आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनन करीब होते जा रहे थे, क्योंकि वो 2 आदमी थे और बादबान के साथ साथ चप्पू भी चला रहे थे। झील के दहाने के करीब पहुंचकर हवा तेज हो गई और कश्तियां खौफनाक रफ्तार से दौड़ती रहीं, यहाँ तक कि वो लॉक लॉन्ग में दाखिल हो गईं। ताक्कुब करने वाली कश्ती अब दूसरे से चंद गज के फासले पर थी। फ्लोरेंस अब भी बेसुध पड़ी थी और रॉबर्ट जिंदगी की शायद ही किसी अलामत के साथ अब भी पतवार थामे बैठा था। तब उस चमकदार बादल में से 2 लंबे बाज फैलते हुए दिखाई दिए और फ्लोरेंस के बेजान जिस्म को उठाते हुए उन्होंने उसे ऊपर किया और आगे बढ़ती हुई कश्ती के बिल्कुल सामने समुद्र में गिरा दिया। बाप और बेटे के होठों से दहशत की एक चीख निकली और पहाड़ों ने एक वहशी और तमस्खुरखेज कहकहे की बाज़गश्त सुनाई। दोनों आदमियों ने अपनी कश्ती रोकी और उस बेचारी लड़की के कपड़ों को पकड़कर, जो तारीक पानियों पर फैले हुए थे, उन्होंने उसे अंदर खींच लिया। लेकिन वो संगे मरमर की तरह सर्द और सफ़ेद थी और अब वो कभी उसके सिवा कुछ और न होती, क्योंकि वो मर चुकी थी। रॉबर्ट रेनी, जिसने मुड़कर भी नहीं देखा था, अब भी कश्ती के पिछले हिस्से में बैठा था और उसकी कश्ती झील में आगे की तरफ चीरती हुई जा रही थी। लेकिन वो अकेला नहीं था, एक और वजूद उसके पास बैठा था, एक ऐसा वजूद जो गैर ज़मीनी खूबसूरती का हामिल था। ये नदी की सफ़ेद चुड़ैल का रूप था। उसका बाजू उसकी कमर के गिर्द था, उसका सर उसके कंधे पर टिका हुआ था और उसके रात जैसे स्याह बाल उस पर किसी जनाजे की चादर की तरह गिरे हुए थे। जैसे ही टूटे हुए दिल वाले बाप और बेटा अपने प्यारे मुर्दा बोझ को वापस लेकर गए, रॉबर्ट और उसकी आसेबी साथी वाली कश्ती झील में दूर निकल गई, यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गई। फिर आसमान पर जमा होने वाले बादल और भी घने हो गए, यहाँ तक कि चांदनी मिट गई। सिसकियाँ भरती बारिश होने लगी और हवा समुद्र से चीखती हुई आई और पानी को फुंकारते हुए झाग में बदल दिया, मौत की हवा की तरह। जब सुबह हुई तो साहिली लोगों ने बयान दिया कि उन्होंने कई सालों से ऐसी तूफानी रात नहीं देखी थी। वीरानी और अफसुर्दगी। कई महीनों तक रॉबर्ट रेनी की कोई खबर या सुराग न मिला, लेकिन जब मौसम बहार की खुशगवार सांसों से सर्दियों की बर्फ पिघल रही थी, तो एक चरवाहे ने, जो गादी के तारीक गोशों ने अपनी भटकी हुई भेड़ों को तलाश कर रहा था, एक आदमी का ढांचा पाया और उसने कपड़ों से पहचान लिया कि वो मुर्दा आदमी रॉबर्ट रेनी था। और इसकी तस्दीक तब हुई जब कुछ ही देर बाद उसने लॉक गोइलहेड के साहिल पर रॉबर्ट रेनी की कश्ती कुचली और टूटी हुई पाई, जहाँ उसे उस वहशी पुरस्रार रात को फेंक दिया गया था। उस अजीब आदमी की मौत के गिर्द फैला हुआ राज कभी हल न हो सका, लेकिन आज के दिन भी बूढ़ी खवातीन सर्दियों में अपनी अंगीठियों के गिर्द बैठकर बताएंगी कि उसे नदी की सफ़ेद चुड़ैल ने उसकी तबाही की तरफ रागिब किया था।